नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन और अब वक्त हो गया है आपके फेवरेट शो 24 घंटे 24 रिपोर्टर का, जहां आप देखेंगे देश दुनिया की बड़ी और नॉनस्टॉप खबरें। तो खबरों के फुल डोज के लिए अगले 40 मिनट तक यहां नजरें गड़ा कर रही। सबसे पहले आज की बड़ी पॉलिटिकल खबर। हरियाणा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 21 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। 2 मंत्रियों के कटे टिकट। 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा। 21 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने बावल सीट से मंत्री बनवारी लाल की जगह कृष्ण कुमार, बड़खल से मंत्री सीमा त्रिखा की जगह धनेश अदलखा, होडल में विधायक जगदीश नायर की जगह हरिंदर सिंह रामरतन, हथीन में विधायक प्रवीण डागर की जगह मनोज रावत, पटौदी से सत्यप्रकाश की जगह बिमला चौधरी, गन्नौर से निर्मल रानी की जगह देवेंद्र कौशिक, राई से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली की जगह कृष्णा गहलावत को मैदान में उतारा गया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 2 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम भी हैं। फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद और पुन्हाना से एजाज खान को बीजेपी ने टिकट दिया है। जुलाना सीट से विनेश फोगाट के खिलाफ कैप्टन योगेश को मैदान में उतारा गया है। कैप्टन योगेश एयर इंडिया में पायलट रह चुके हैं। कुरुक्षेत्र के पिबोहा की सीट पर बीजेपी ने उम्मीदवार बदल दिया है। यहां कंवलजीत अजराना की जगह जय भगवान शर्मा डीडी को टिकट दी गई है। 2 लिस्टों में भारतीय जनता पार्टी अब तक 90 में से 87 उम्मीदवारों की कर चुकी है घोषणा। अब केवल महेंद्रगढ़, सिरसा और एनआईटी सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा होना रह गया है बाकी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। कांग्रेस और बीजेपी के बागियों को दिया टिकट। 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के 1 और बीजेपी के 3 बागियों को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी की टिकट पर बरवाला से मैदान में उतरे छत्रपाल सिंह ने एक दिन पहले ही बीजेपी छोड़ी है। थानेसर के बीजेपी के बागी कृष्ण बजाज को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। कृष्ण बजाज 2009 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। रतिया से आम आदमी पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरे मुख्तार सिंह बाजीगर बीजेपी से टिकट मांग रहे थे। अब उन्हें आम आदमी पार्टी ने मैदान में उतारा है। बावल से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के बागी जवाहरलाल को टिकट दिया है। जवाहरलाल एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी की तीसरी लिस्ट में भी बीजेपी और कांग्रेस के बागियों को टिकट दिया जा सकता है। कांग्रेस से गठबंधन की बातचीत फेल होने के बाद आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के बागियों को पार्टी में शामिल करा रही है। आप में शामिल हुए बीजेपी के बागी नेता सतीश यादव 2 बार बीजेपी की टिकट पर रेवाड़ी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। राजकुमार राव के रिश्तेदार सुनील राव भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। हरियाणा में अब तक आम आदमी पार्टी 2 लिस्ट के जरिए 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। संवाद यात्रा पर निकले तेजस्वी। सीएम नीतीश पर बड़ा हमला। कहा महागठबंधन में आने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे सीएम नीतीश। संवाद यात्रा के पहले दिन समस्तीपुर में तेजस्वी यादव ने आरजेडी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। समस्तीपुर में एबीपी न्यूज से बातचीत में तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया। तेजस्वी ने कहा कि जब नीतीश अलायंस में शामिल होने के लिए आए थे तो गिड़गिड़ा रहे थे। घर आए थे, हाथ हाथ जोड़े मेरी माँ सामने, सब विधायकों के सामने। अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब जो हुआ माफ कर दीजिए, अब हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। उनका बयान है, मेरे पास वीडियो है भाई उस कार्यक्रम का। तेजस्वी यादव के इस बयान पर बिहार में सियासी घमासान हो रहा है। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि जब तक नीतीश है तेजस्वी को सत्ता नहीं मिलेगी। इतिहास इस बात का गवाह है कि 2015 के विधानसभा चुनाव के पूर्व कि माननीय लालू प्रसाद जी ने नीतीश कुमार जी को फोन किया, कहा कि मेरा बेटा का कुछ उपाय कर दो, हम जहां है सत्ता वहीं है। तेजस्वी कह रहे हैं कि अब नीतीश पर कोई विश्वास नहीं करता। वहीं जेडीयू के नेता लालू परिवार के करप्शन को मुद्दा बना रहे हैं। अमेरिका में आरक्षण को लेकर के राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान। कहा जब तक समान मौका नहीं तब तक आरक्षण। The problem is that 90% of India is not able to play. Out of the top 200, I think there's one OBC. They're 50% of India. It's not the only tool. There are other tools. But we will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. राहुल गांधी के बयान पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा हमला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पे उन्होंने लिखा है
राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहें, जिसमें उन्होंने विदेश में ये कहा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे साफ है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी हुई है। कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी की बात मायावती को समझ में नहीं आई है। समझ में नहीं आया मायावती जी को कि क्या बोला है। जब ऐसा देश हो जाए जहां कोई अमीरी, गरीबी, पिछड़ापन, अगड़ापन, सब में सारे भेद समाप्त हो जाएं, तब जाकर हम अपनी नीति बदलेंगे। उससे पहले कैसे बदल सकते हैं? यही तो कहा, उसमें क्या गलत है? राहुल गांधी समेत विपक्ष ने भी हाल के लोकसभा चुनाव में जातिगत भेदभाव को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। अमेरिका से राहुल गांधी का बहुत बड़ा आरोप, कहा निष्पक्ष नहीं हुए लोकसभा चुनाव। अगर चुनाव कंट्रोल्ड नहीं होते तो बीजेपी को 240 सीट भी नहीं आती। And really, I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. राहुल गांधी का अमेरिका दौरे पर दिया एक बयान देश में बैठी सरकार को असहज कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो राहुल गांधी को अज्ञानी ठहरा दिया। जो अज्ञानी ज्यादा होते हैं वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज्यादा करते हैं, यही राहुल गांधी है। वो तो कह रहे थे कि 400 सीट हम लेंगे, लिख के देता हूँ, कहाँ गया 400 सीट? बीजेपी कब से भारत हो गई कि बीजेपी की निंदा कर लो तो भारत की निंदा, ये कब से हो गया साहब? इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। इसे विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस के द्वारा अपनी जीत के तौर पर पेश किया जा रहा है। बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद को मिली जमानत। चुनाव प्रचार के लिए कोर्ट ने दी 22 दिन की अंतरिम जमानत। टेरर फंडिंग केस में जेल में बंद राशिद इंजीनियर को कोर्ट ने 2 अक्टूबर तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। ये अंतरिम जमानत विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए है। इंजीनियर रशीद ने लोकसभा चुनाव में बारामूला से जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला को बड़े मार्जिन से हराया था। उनको पता है कि इंजीनियर रशीद उनकी आवाज़ है, वो इस आवाज़ से आवाज़ मिलाएंगे। अब ये चीज़ न सिर्फ कश्मीर में रहेगी, ये कठुआ से लेकर कर्नाटक इंजीनियर रशीद साहब को लोग मजबूती से बनाएंगे। रशीद के नेतृत्व वाली अवामी इत्तेहाद पार्टी ने कश्मीर रीजन में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कई सीटों पर रशीद की पार्टी PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस को टक्कर दे रही है। रशीद को महबूबा मुफ्ती बीजेपी की मददगार बताती हैं। आदमी जो जेल के अंदर है, पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कौन है और सबसे बड़ी बात वो जुर्रत कहां से आते हैं जिसकी वजह से वो गुंडागर्दी करते हैं। ये बेल उन्हें उनकी खिदमत के लिए नहीं मिला है, ये बेल उन्हें पार्लियामेंट अटेंड करने के लिए नहीं मिला है, ये बेल मिला है सिर्फ और सिर्फ यहाँ वोट हासिल करने के लिए। रशीद 2019 से जेल में है। उन्हें 2017 के टेरर फंडिंग मामले में NIA ने गिरफ्तार किया था। भारत में मंकी पॉक्स की एंट्री के बाद सरकार अलर्ट है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिल्ली में सफदरजंग, RML और लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल को नोडल हॉस्पिटल बनाया गया है। शख्स ऐसे देश से लौटा था जहां मंकी पॉक्स के मामले हैं। सैंपल लेकर जांच कराई गई, जिसमें मंकी पॉक्स के स्ट्रेन वेस्ट अफ्रीकन क्लेड 2 की पुष्टि हुई, जिसके बाद अस्पतालों में मंकी पॉक्स को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी गई है। अस्पतालों में बेड, आइसोलेशन वार्ड और मरीजों के लिए डॉक्टर्स की टीम तैयार है। बीते दिनों में 2 संदिग्ध मामले सफदरजंग पहुंचे थे। दोनों में वायरस की पुष्टि नहीं हुई। मंकी पॉक्स चेचक जैसी एक वायरल बीमारी है। ये बीमारी इंसानों से इंसानों में भी फैल सकती है। इसमें शरीर में फफोले या छाले पड़ जाते हैं। इन फफोलों या छालों में मवाद भर जाता है। इस दौरान बुखार, जकड़न और असहनीय दर्द भी होता है। ये बीमारी पीड़ित मरीज के करीबी संपर्क में आने, दूषित चीजों को छूने और संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से हो सकती है। मंकी पॉक्स के लिए कोई स्पेशल वैक्सीन नहीं है। मरीज अपनी प्रतिरोधक क्षमता से ही ठीक हो जाते हैं। ये बीमारी कोरोना की तरह तेज रफ्तार से नहीं फैलती। अमरोहा में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर दिल दहलाने वाला हादसा। तेज रफ्तार कार ने महिला को मारी टक्कर। हादसे के दिल दहलाने वाली ये वारदात CCTV में कैद हो गई। महिला सिर पर टोकरी लिए सड़क क्रॉस कर रही है, तभी दूसरी तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने महिला को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि महिला हवा में उछलती है, फिर कार की छत पर गिरती है। थोड़ी देर बाद वो सड़क पर गिर जाती है। हादसे के बाद भी कार रुकती नहीं। तेज रफ्तार से कार चला रहा शख्स मौके से फरार हो जाता है। हादसे में घायल महिला की हालत नाजुक है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है।
पीड़ित महिला हाईवे के दूसरी तरफ कूड़ा डालने आई थी। जब वो कूड़ा डालकर लौट रही थी तभी दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस आरोपी कार ड्राइवर की पहचान करने में जुटी। सीसीटीवी की मदद से आरोपी की पहचान पुख्ता करने की कोशिश हो रही है। अमरोहा में दबंगों की दिल दहलाने वाली करतूत। झगड़े के बाद मेला देखने आए लोगों को कार से रौंदा। कुछ लोग थार के सामने खड़े हैं, हंगामा हो रहा है। सामने खड़े लोग गाड़ी चला रहे शख्स को बाहर निकालने के लिए कहते हैं। इसके बाद जो होता है वो देखकर यकीनन आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। थार की ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स बाहर नहीं निकलता, गाड़ी को रेस देता है। सामने खड़े लोगों को रौंदते हुए गाड़ी आगे बढ़ती है। चीख पुकार मच जाती है, लेकिन गाड़ी चला रहे शख्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तेज रफ्तार में गाड़ी भगाकर ले जाता है। ये सनसनीखेज वारदात अमरोहा के शहबाजपुर डोर में हुई। यहाँ छड़ी का मेला देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी थी। स्थानीय ठेकेदार का बेटा अपनी थार में सवार होकर मेला देखने पहुंचा था। अपने दोस्तों के साथ पहुंचा दबंग हुड़दंग कर रहा था। इस पर कुछ लोगों से उसकी झड़प हो गई। मेले में आए लोगों ने किसी तरह दोनों पक्षों को हटाया, लेकिन झगड़ा थमा नहीं। जब दबंग गाड़ी में सवार होकर जाने लगा तो दूसरे लोगों ने रास्ता रोक लिया। इससे नाराज दबंग ने गाड़ी से लोगों को रौंद दिया। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राह चलते फोन पर इतना भी ना खो जाएं कि कोई सुध-बुध ही ना रहे। जोधपुर में एक महिला के साथ ऐसा हुआ जो एक सबक है। जोधपुर शहर, भरी दोपहरी का वक्त, सड़क किनारे एक महिला चलते चलते मोबाइल फोन पर बात करने में मशगूल थी। इतने में पीछे बाइक पर सवार 2 युवक उस महिला को फॉलो करते हुए आते हैं और मौका पाते ही महिला का फोन ले उड़ते हैं। महिला बदहवासी में बदमाशों के पीछे भागी। दूसरे राहगीरों ने भी उन बदमाशों का पीछा किया तो डर के मारे उन बदमाशों ने लूटा हुआ मोबाइल फोन सड़क पर फेंका और भाग खड़े हुए। ये पूरी वारदात जोधपुर के पौष इलाके शास्त्री नगर में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो सावधानी में ही बचाव है। सड़क पर चलते चलते अगर आप फोन में खोए हुए हैं तो किसी के साथ भी ये घटना हो सकती है। जिस शराब के जखीरे को किया जाना था नष्ट, उसी में हो गई लूट। नशेड़ियों ने पुलिस के सामने ही शराब की लूटपाट। जिस अवैध शराब के जखीरे को बुलडोजर से रौंदा जाना था, उसे देखकर कईयों का मन ऐसा ललचाया कि वहां लूट मच गई। जिसके हाथ जितनी बोतलें लगी वो ले उड़ा। पुलिस को इन्हें कंट्रोल करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। ये तस्वीरें गुंटूर जिले के 8 कुरू रोड पर एक डंपिंग यार्ड की हैं, जहां पुलिस ने जब्त की गई अवैध शराब का बड़ा जखीरा नष्ट करने के लिए रखा था। शराब के शौकीनों का जमघट लगा और मौका पाकर वो बोतलों पर झपट पड़े। बाद में इन शराब की बोतलों के ऊपर बुलडोजर चलाकर इन्हें नष्ट किया गया। शराब की इस लूट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। जब्त किए गए शराब की कीमत करीब 50 लाख है। गौरतलब है कि राज्य की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने नए शराब पॉलिसी लाने की घोषणा की है। इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच गाजा में हालात बद से बदतर हो गए हैं। अब इजराइल ने हमास के कमांड सेंटर पर अटैक करने का दावा किया है। इस हमले में 65 लोगों की जान चली गई। क्या कुछ दिनों के बाद गाजा का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा? सवाल वाजिब है, क्योंकि गाजा में एक बार फिर से इजराइल ने बड़े पैमाने पर हवाई हमले को अंजाम दिया। इस बार खान यूनिस में अल मवासी में हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में 65 लोगों की मौत हो गई, जबकि इजराइल का कहना है कि ये टारगेटेड स्ट्राइक्स थे। इसमें सीनियर हमास कमांडर्स को टारगेट किया गया। हमलों में समेर इस्माइल, ओसामा तबेश, आयमान बबहू मारा गया। इजराइल का कहना है कि ये तीनों 7 अक्टूबर वाले आतंकी हमले से जुड़े हुए थे। हमलों के फौरन बाद हमास की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। इजराइल के एश्कलोन शहर को निशाना बनाकर रॉकेट दागे गए। इलाके से धुआं उठता दिखाई भी दिया, लेकिन इजराइल का कहना है कि सभी हमले नाकाम कर दिए गए। गाजा को बचाने के लिए तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन ने एक अलग इस्लामिक गुट बनाने की अपील की है। उन्होंने इजराइल को अहंकारी बताया। क्या ईरान ने इस्माइल हानिया की हत्या का बदला इजराइल के शिप्स को टारगेट करके लिया है? ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि इजराइल के दर्जन भर शिप्स तबाह कर दिए गए हैं। ये कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ऑपरेशन के पीछे कौन था, इसकी डिटेल्स ना तो दुनिया को पता चली और न ही इसकी तस्वीरें सामने आई।
लेकिन ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ ने प्रेसिडेंट पेजेश्कियान को ब्रीफिंग दी। जनरल हुसैन सलामी ने बताया कि 7 सितंबर को उत्तरी हिंद महासागर में इजराइल के साथ भयंकर नेवल कॉन्फ्लिक्ट हुआ। यहाँ 12 इजरायली जहाज को टारगेट किया गया। 5वें शिप पर हमले के बाद इजराइल ने सरेंडर कर दिया। ये भी कहा गया कि अमेरिका ब्रिटेन के ऑयल टैंकर पर कब्जा कर लिया गया। जब हमने उनके 5वें शिप को टारगेट किया तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और तब ऐलान किया कि समंदर के अंदर का ये टकराव खत्म हो गया। ब्रिटेन ने हमारे शिप्स पर कब्जा किया, हमने भी उनके शिप्स पर कब्जा कर लिया। बात यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद ईरानी नेवी के रियर एडमिरल शहराम ईरानी का बयान भी सामने आया। उनका कहना था कि अब तेहरान को किसी का डर नहीं, ईरान किसी भी क्षेत्र या फिर बाहरी ताकत से मुकाबला कर सकता है। ईरान ने अमेरिका पर भी तंज कसा। नौसेना के अधिकारी ने कहा कि जो देश विद्रोहियों के हमले रोकने में नाकाम हो रहा है वो हमें डराने की कोशिश न करे। 2.5 साल की जंग में यूक्रेन का रूस की राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, मॉस्को में ताबड़तोड़ ड्रोन गिराए। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस के मुताबिक मॉस्को के साथ रूस के 8 और इलाकों को टारगेट किया गया। दावा ये भी किया गया कि इस हमले में जान माल का नुकसान हुआ। मॉस्को में एक बिल्डिंग पर ड्रोन अटैक की तस्वीरें भी सामने आई। कहा गया कि यह हमला रूस की राजधानी से 18 मील दूर हुआ। इस हमले की वजह से मॉस्को के 3 एयरपोर्ट कुछ देर के लिए बंद कर दिए गए। मॉस्को के मेयर का कहना है कि यूक्रेनी ड्रोन आए जरूर थे, लेकिन सभी 14 ड्रोन को एंटी ड्रोन सिस्टम से मार गिराया गया। वहीं वॉर पर नजर रखने वाले अमेरिकी इंस्टीट्यूट ने बताया कि रूस पर धीरे धीरे कुर्स्क प्रोविंस में अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। जिन इलाकों पर यूक्रेन फोर्सेस का कब्जा था उन्हें वापस हासिल कर रहा है। कहा यह भी गया कि रूस की सेना अब कुपियांस्क और डोनेस्क के साथ साउथ ईस्ट इलाके में काफी आगे बढ़ चुकी है। पोक्रोवस्क के बाद अब सिवेक्स में बढ़ रही है, जहां पर यूक्रेन आर्मी के जवान मौजूद हैं। वॉर की मौजूदा सिचुएशन को लेकर रूस का कहना है कि अगर यूक्रेन इस तरह जंग की जिद करता रहा तो उसके सारे सैनिक खत्म हो जाएंगे। यूक्रेन को रोज 2000 सैनिकों का नुकसान हो रहा है, ऐसा भी दावा किया गया। रूस यूक्रेन वॉर पर चीन ने कहा कि जंग रुकनी चाहिए। वहीं इटली की पीएम ने पुतिन की बात दोहराई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत जंग रुकवाने में अहम रोल अदा कर सकता है। पोलैंड के बाद अब लिथुआनिया को रूसी हमलों का डर सता रहा है। जंग के बीच लिथुआनिया ने अपने नागरिकों को सेफ जोन भेजने का प्लान बनाया है। क्या जंग अब यूरोप की तरफ मुड़ गई? ऐसा इसलिए क्योंकि बाल्टिक देश लिथुआनिया को रूस की मिसाइलों और बारूद का खौफ है। लिथुआनिया भले ही नाटो का सदस्य है, लेकिन शायद सैन्य अलायंस पर भरोसा नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस लिथुआनिया पर अक्टूबर के महीने में हमला कर सकता है। यही वजह है कि उसने अपने सिविलियंस को सेफ जोन में भेजने की तैयारी कर ली है। 28 लाख की आबादी वाला ये देश अक्टूबर तक इस ऑपरेशन को अंजाम देना चाहता है। दूसरी तरफ यूक्रेन वार को लेकर नया अपडेट आया है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान की मिसाइलें रूस को डिलीवर हुई हैं और अब ईरान को प्रतिबंधों के तौर पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बीच बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन स्ट्रेटेजी पर अपनी रिपोर्ट अमेरिकी संसद को सौंप दी है। इन सारी डेवलपमेंट के बीच रूस ने आर्कटिक में अपने वारशिप्स को मूव किया है। रूस की नॉर्दर्न फ्लीट अब महासागर के पूर्वी इलाके में पोजीशन हो चुकी है। इसमें एंटी सबमरीन शिप वाइस एडमिरल कुलाकोव भी शामिल है। Russia and Ukraine have to be at that negotiation. That if you want advice, we are always willing to give it. यूक्रेन वार जोन में एक और हाई प्रोफाइल दौरा होने वाला है। ब्रिटेन और अमेरिका के विदेश मंत्री इस हफ्ते यूक्रेन जाएंगे। उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह ने एक बार फिर दुनिया को टेंशन दे दी है। किम जोंग उन ने अब परमाणु हथियारों की संख्या में तेजी लाने का फैसला किया है। उत्तर कोरिया के 76वें स्थापना वर्षगांठ के मौके पर प्योंगयांग में जश्न मनाया गया। किम जोंग उन ने स्पीच दी, एटमी हथियारों को तेजी से बढ़ाने और अपनी सेना को जंग के लिए तैयार रहने को कहा। तानाशाह ने कहा कि परमाणु ताकत को युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार करेंगे। ये तैयारी ऐसी होगी कि कभी भी और किसी पर भी हमला किया जा सके। इसके साथ ही उत्तर कोरिया न्यूक्लियर हथियारों का बेहद तेजी से विस्तार करेगा। उत्तर कोरिया ने अपना आखिरी परमाणु परीक्षण 2017 में किया था। अनुमान है कि उत्तर कोरिया के पास लगभग 50 परमाणु हथियार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास 6000 से ज्यादा तोपें हैं। पिछले साल उत्तर कोरिया ने सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब परीक्षण किया था। किम का दावा है कि ये मिसाइल अमेरिका के किसी भी शहर को निशाना बना सकती है।
उत्तर कोरिया ने 1953 के बाद से कोई युद्ध नहीं लड़ा है, इसलिए माना जाता है कि किम जोंग के पास हथियारों का एक बड़ा जखीरा है। इमरान खान की पार्टी को पाकिस्तानी फौज को चुनौती देना भारी पड़ गया। हड़कंप तब मच गया जब पाकिस्तान में मचे बवाल के बीच खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अचानक लापता हो गए। 2 दिन पहले इमरान समर्थकों ने इस्लामाबाद में रैली की थी। इमरान खान को जेल से रिहा कराने की मांग को लेकर इस प्रदर्शन में जबरदस्त हिंसा हुई थी। रैली की अगुवाई पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने की थी। रैली में गंडापुर ने शहबाज हुकूमत को 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया था। पाकिस्तानियों सुन लो, 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को फिर खुद रिहा करेंगे। मैं आपको लीड करूंगा, पहली गोली मैं खाऊंगा। इस रैली में गंडापुर ने धमकी भरे अंदाज में इमरान खान को छुड़ाने की बात कही थी। ख्वाजा आसिफ कह रहा था इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा। ख्वाजा आसिफ तेरा बाप भी नहीं कर सकता, जिनको तू बाप समझता है वो भी नहीं कर सकते। अपने जर्नैल ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। पाकिस्तान फौज को इस धमकी के बाद से अली अमीन गंडापुर गायब हो गए थे। माना जा रहा था कि पाकिस्तान फौज ने गंडापुर को किडनैप कर कहीं छिपा लिया है, लेकिन कुछ घंटों के बाद अली अमीन गंडापुर सामने आ गए और ये दलील दी गई कि कुछ खास वजहों से सरकार की मीटिंग करने के लिए वो भूमिगत थे। अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में लगातार तीसरी बार इमरान खान की पार्टी पीटीआई की सरकार है। वियतनाम में यागी तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है। अब तक 87 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 70 से भी ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भीषण तबाही के स्केल की तस्दीक कर रही हैं। जहां तक नजर जाती है जमीन नजर नहीं आती, पूरा इलाका समंदर का एहसास कराता है। हजारों लोग छतों पर फंसे रहे, सोशल मीडिया पर मदद की गुहार लगाते रहे। उत्तरी वियतनाम में तूफान की वजह से इतनी भारी बारिश हुई कि दशकों में पहली बार बाढ़ आई है। उफनती और तेज बहती रेड नदी के किनारे वाले हिस्से पानी में समा गए। लोगों को नावों में बैठकर अपना घर खाली करना पड़ा है। पहाड़ी इलाकों में हालात और खराब हैं। 1 दिन पहले वियतनाम के उत्तरी फू थो प्रांत में स्टील पुल ढहने से 10 गाड़ियां और 2 मोटरसाइकिल रेड नदी में गिर गईं। 13 लोग लापता हो गए। पुल के गिरने का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में एक ट्रक को नीचे गिरते हुए देखा जा सकता है। वियतनाम में 3 दशक के बाद इतने बड़े तूफान ने दस्तक दी है। हालांकि अभी से किसी तरह की कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि अभी और मूसलाधार बारिश होगी। मणिपुर में हिंसक घटनाओं के बीच स्टूडेंट का प्रोटेस्ट दूसरे दिन भी जारी रहा। ड्रोन और रॉकेट अटैक के खिलाफ कई स्टूडेंट सड़क पर उतरे। मणिपुर की ये तस्वीरें बताती हैं कि हालात कितने नाजुक हैं। सड़क पर सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने प्रदर्शनकारी छात्र मौजूद थे। अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर राजभवन जाना चाहते थे। देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक हो गया। छात्रों ने पथराव शुरू कर दिया तो दूसरी तरफ से हवाई फायर हुआ। आंसू गैस के गोले दागे गए। इम्फाल में चारों तरफ सिर्फ धुआं नजर आया। इम्फाल में हालात बिगड़ सकते हैं, इसका अंदाजा सिक्योरिटी फोर्सेस को था, लिहाजा पहले ही कर्फ्यू वाला सिस्टम ऑन कर दिया। इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट समेत 3 जिलों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया। पुलिस का कहना है छात्रों को भड़काया जा रहा है। We will be taking actions. So all these things, when someone just spread a false kind of those kind of things create panic and those kind of things create confusion. मणिपुर में हाल ही में हिंसक घटनाओं में 8 लोगों की मौत हुई है। छात्र चाहते हैं कि यूनिफाइड कमांड भी राज्य सरकार के कंट्रोल में रहे। फिलहाल ये सीआरपीएफ के पास है। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने उपद्रवियों को नियंत्रित करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ऑपरेशंस के डिटेल साझा किए, कहा कि भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। मणिपुर में सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने इस वक्त डबल चुनौती है। एक तरफ अंदरूनी प्रोटेस्ट को रोकना तो दूसरी तरफ माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना, ताकि राज्य में अमन चैन कायम रहे। इसे लेकर सेना, असम राइफल्स और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। बताया गया है कि चूराचांदपुर में स्नाइपर, मोर्टार समेत दूसरा युद्ध जैसा सामान बरामद किया गया। एक बंकर को तबाह किया। कांग पोकपी और इम्फाल ईस्ट में 11 हथियार बरामद किए। बिष्णुपुर में मॉडिफाइड AK-47 समेत ग्रेनेड मिले। इन सभी हथियारों को मणिपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया है।
ये एक्शन इसलिए लेना पड़ा क्योंकि रविवार शाम कांगपोकपी में हथियारबंद लोगों ने गोलीबारी की थी। बिष्णुपुर के सुगनू गांव पर भी हमला हुआ था। तब पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चला कि हमले में ड्रोन से अटैक किया गया। इसके अलावा रॉकेट भी दागे गए थे। हालात और ना बिगड़े, इसे लेकर 5 दिनों तक मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया है। We appeal to them not to indulge in violence, create unnecessary kind of problems, which cause injuries even to our police personnel as well as to the students and other civilians. And some vested interest groups are instigating this. ड्रोन अटैक को नाकाम करने के लिए मणिपुर के कई इलाकों में एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर दिया गया है। पूरे सिचुएशन के बारे में केंद्र सरकार को लगातार ब्रीफ किया जा रहा है। मणिपुर के हालात को लेकर सियासत अब भी जारी है। इसे लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मणिपुर में हिंसा और बवाल का दौर रुक रुक कर फिर शुरू होने लगता है। साल भर से ज्यादा का वक्त हो गया है। देश का ये सूबा अशांत है क्योंकि जातीय संघर्ष को लेकर अब तक कोई भी ठोस समाधान नहीं निकला। केंद्र और राज्य के लेवल पर स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स हुए। संसद में भी मणिपुर को लेकर आश्वासन दिया गया, लेकिन सीजफायर का कोई पुख्ता ब्लूप्रिंट नहीं मिला। इसीलिए कांग्रेस समेत विपक्ष लगातार हमलावर है। मणिपुर की टोह लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास एक भी मिनट नहीं है। कभी अमेरिका, कभी ब्रिटेन, कभी फ्रांस, कभी ग्रीस, कभी रशिया, कभी यूक्रेन, हर जगह जाते हैं वो, सिवाय मणिपुर के। हमेशा शांति की अपील हम लोग करते रहे हैं। स्वयं माननीय गृह मंत्री ने वहां पर लंबे समय तक समय बिताया। पूरा प्रयास जारी है। क्यों नहीं, हम लोग सभी चाहते हैं हिंसा समाप्त हो। मणिपुर में ताजा संघर्ष के बीच 2 दिन पहले ही सीएम बीरेन्द्र सिंह ने गवर्नर लक्ष्मण आचार्य को 8 सूत्रीय मांगों वाली नई लिस्ट सौंपी है। बीरेन्द्र सिंह चाहते हैं कि संविधान के मुताबिक राज्य सरकार को पावर और जिम्मेदारियां मिले। इसके अलावा कुकी मिलिटेंट्स के साथ जो समझौता हुआ था उसे रद्द करने की मांग की गई ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी ताकत के साथ मिलिटेंट्स के खिलाफ एक्शन ले सके। लेटेस्ट अपडेट यह है कि केंद्र ने सीआरपीएफ के 2000 जवानों को मणिपुर भेज दिया है। 2 बटालियन को तेलंगाना और झारखंड से मूव किया। इन्हें चूरा चांदपुर और इम्फाल के आसपास तैनात किया जाएगा। मणिपुर में आरक्षण को लेकर मई 2023 में हिंसा शुरू हुई थी। 226 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और 65,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल के हड़ताली जूनियर डॉक्टरों ने ठुकराया मंगलवार की शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का अल्टीमेटम। कहा अभी भी जारी रहेगा लेडी डॉक्टर के लिए इंसाफ का आंदोलन। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में जूनियर डॉक्टरों की मोर्चाबंदी जारी है। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों ने मंगलवार को स्वास्थ्य भवन तक मार्च किया। उन्होंने स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य निदेशक के इस्तीफे की मांग भी उठाई, लेकिन काम पर वापस लौटने की मांग जूनियर डॉक्टरों ने ठुकरा दी। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर वापस लौटने को कहा था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी जूनियर डॉक्टरों से अपील की थी, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इंसाफ मिलने तक हड़ताल जारी रहेगी। इस बीच भ्रष्टाचार केस में सीबीआई रिमांड खत्म होने के बाद मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को आज कोर्ट में पेश किया गया। डॉक्टर घोष और 3 अन्य आरोपियों को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डॉक्टर संदीप घोष उस समय आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल थे जब ये सनसनीखेज वारदात हुई थी। हिमाचल प्रदेश में शिमला की संजौली मस्जिद के बाद मंडी में भी अवैध मस्जिद गिराने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। लोगों ने जबरदस्त रैली निकाली। हिंदू धर्म मंच के बैनर तले निकाली गई रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अवैध निर्माण के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। हिंदू संगठनों का कहना है कि जेल रोड पर बनी मस्जिद अवैध है, जिसे पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनाया गया है। पीडब्ल्यूडी ने कहा है कि कुछ मेरे का 60-70 स्क्वायर फुट जमीन इन्होंने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ उस पे। ये 12 तारीख को एक कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेंगी। हिंदू संगठनों का कहना है कि हिमाचल की संस्कृति के खिलाफ साजिश की जा रही है। बाहरी लोगों को बसाया जा रहा है। आम नागरिक जो कि 5,000 एक दुकान का किराया नहीं दे पाता, उसी प्रकार ये बाहरी तत्व आके 5,000 की जगह 15,000 देकर किराए पर दुकानें लेते हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि मस्जिद को सील करने के आदेश नहीं दिए तो विरोध प्रदर्शन तेज किया जाएगा। विरोध को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई है। मंडी में जेल रोड मस्जिद का मामला जून 2024 में नगर निगम के ध्यान में आया था। करीब 2 माह से इस पर सुनवाई जारी है। दिल्ली में फिर एक बार आमने सामने आई बीजेपी और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने लगाया आरोप कि बीजेपी चोर दरवाजे से दिल्ली में सरकार चलाना चाहती है।
30 अगस्त को दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी विधायक राष्ट्रपति से मिले थे। बीजेपी विधायकों ने संवैधानिक संकट और घोटालों का आरोप लगाते हुए केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी। बीजेपी विधायकों ने एक चिट्ठी राष्ट्रपति को सौंपी थी। हमने राष्ट्रपति महोदया से ये मांग की कि दिल्ली की सरकार को तुरंत भंग किया जाए, क्योंकि ये मॉरल राइट खो चुकी है। राष्ट्रपति सचिवालय ने बीजेपी विधायकों के द्वारा दी गई चिट्ठी को केंद्रीय गृह सचिव के पास भेज दिया है। हालांकि वैसे तो ये एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। अगर भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गिराएंगे तो आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में होने विधानसभा चुनाव और क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल की सलाखों के पीछे हैं, इस वजह से बीजेपी दिल्ली में संवैधानिक संकट की बात कर रही है। अजमेर में भी ट्रेन डीरेल करने की साजिश नाकाम। ट्रैक पर रखे बड़े बोल्डर से टकराई मालगाड़ी। कानपुर सिलेंडर केस में सामने आया आतंकी एंगल। अजमेर जिले के लामाना गांव में रेलवे ट्रैक पर 2 जगह सीमेंट के ब्लॉक रखे मिले। इनसे फुलेरा से अहमदाबाद जा रही मालगाड़ी टकरा गई। इसे ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश माना जा रहा है। एक ब्लॉक का वजन 70 किलो बताया गया। खासतौर पर 14/26 पिलर, जहां पर एक बड़ा पत्थर रखा गया था, और इसके अलावा यहां से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर इस ट्रैक पर एक बड़ा पत्थर रखा गया था। यानी दोनों ट्रैक पर बड़े बड़े पत्थर रख करके इन ट्रेन्स को डीरेल करने की कोशिश की गई थी। रेलवे कर्मचारियों ने थाने में शिकायत दी है। जांच के लिए SIT का गठन कर दिया गया है। साजिश का शक इसलिए है क्योंकि दोनों ट्रैक पर बोल्डर रखे गए थे और करीब 1 किलोमीटर तक मालगाड़ी बोल्डर को घसीट कर ले गई। देखिए, अभी इसमें FIR दर्ज हो गई है। कल ही हमने FIR दर्ज कर ली थी, जैसा रेलवे अथॉरिटीज़ ने बताया था। वो जो बताएंगे और जो हमारे टेक्निकल एविडेंस या जो मैनुअल एविडेंस आएंगे, उनके आधार पर हम इसमें इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे। राजस्थान में ट्रेन को पटरी से उतारने की 17 दिन में तीसरी और देश में 3 महीने में 9वीं घटना है। इस बीच कानपुर सिलेंडर केस में टेरर एंगल सामने आया है। जांच एजेंसियों को कानपुर में ट्रेन पलटने की साजिश में ISIS के खुरासान मॉड्यूल के हाथ होने का शक है। कानपुर मामले में 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। 12 लोग हिरासत में हैं। 3 LPG गैस एजेंसियों से भी पुलिस ने पूछताछ की है। मुजफ्फरनगर में लैंड जिहाद के आरोप पर हंगामा। नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। किसी ने बैनर फाड़ा तो कोई महिलाओं को घर छोड़कर जाने के लिए कह रहा है। पहले बहस हुई, फिर हंगामा हुआ। मुजफ्फरनगर के भरतिया कॉलोनी में ये सब कुछ हुआ एक हिंदू बहुल कॉलोनी में नदीम नाम के शख्स के घर खरीदने पर। नाराज लोगों का आरोप था कि गुपचुप तरीके से नदीम ने यहाँ घर खरीदा और फिर इस घर को मदरसा और मस्जिद बनाने की तैयारी चल रही थी। लोगों का आरोप था कि यहाँ 30 से 40 संदिग्ध लोग रोज आते हैं, रोज यहाँ नमाज पढ़ी जाती है। हंगामे की खबर मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों को लेकर पुलिस थाने पहुंची तो थाने पर भी प्रोटेस्ट हुआ। एक मकान में नमाज पढ़ी जा रही, हम तो तुम्हें धर्मशाला बनवा देंगे, हम बड़ी पंचायत करेंगे, वही करेंगे। सारे संगठन, हिंदू संगठन इस मामले में तैयार है, रेडी है एकदम। घर के अंदर ऑल इंडिया अवाम हिंद मंच का बैनर लगा था। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना था कि वो महीने भर से यहाँ रह रहे हैं, यहाँ कोई संदिग्ध काम नहीं होता। महीना हुआ भी नहीं होगा। अच्छा। और हम तो मजदूरी के लिए आए हैं। हंगामे के बाद भरतिया कॉलोनी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि यदि 2 दिन में एक्शन नहीं हुआ तो फिर बड़ा प्रदर्शन होगा। यूपी के बेसिक स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती शुरू किए जाने की मांग को लेकर इन दिनों अनूठे अंदाज में प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी कल मुर्गा बने थे तो आज कान पकड़कर धरने पर बैठे। अभ्यर्थियों की मुहिम का अखिलेश यादव ने किया है समर्थन। कल कान पकड़कर मुर्गा बने। हम सब मुर्गा अभियान या सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कान पकड़कर धरने पर बैठे। अपने गुहार लगाकर थक चुके DLED प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने बात पहुंचाने के लिए अब ये नया तरीका ढूंढ निकाला। वो सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि उन्होंने DLED की ट्रेनिंग करके गलती की है, इसीलिए कान पकड़कर माफी मांगते हैं। इस अनूठे आंदोलन को अखिलेश यादव का भी सपोर्ट मिला। उन्होंने कहा, इन अभ्यर्थियों के आंदोलन की खबर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अखिलेश ने लिखा, अब देखते हैं इन क्षमा मांगने वालों से माफी कौन से भाजपाई महोदय मांगते हैं।
यूपी के बेसिक स्कूलों में पिछले 6 साल से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए जरूरी डीएलएड प्रशिक्षित करीब 12 लाख अभ्यर्थी बेरोजगार घूम रहे हैं। अनूठे अंदाज की वजह से अभ्यर्थियों का ये आंदोलन इन दिनों चर्चा का सबब बना हुआ है। अभ्यर्थियों का कहना है कि नई शिक्षक भर्ती का ऐलान होने तक उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। 15 साल पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में बदलने की पॉलिसी में अब हो सकता है बदलाव। गाड़ी की उम्र के बजाय अब प्रदूषण को बनाया जा सकता है आधार। जिनके पास अपनी गाड़ी है उन्हें ये फिक्र रहती है कि 15 साल के बाद तो इस गाड़ी को अनिवार्य रूप से कबाड़ हो जाना है, चाहे उसकी कितनी ही अच्छी मेंटेनेंस क्यों ना हो। अब तक यही पॉलिसी चली आ रही है, लेकिन लोगों से आए फीडबैक के बाद अब सरकार ने इस पॉलिसी में बदलाव करने के संकेत दिए हैं। अब वाहनों की उम्र यानी कि 15 साल बाद कबाड़ में बदलने की नीति में बदलाव हो सकता है। इसके बजाय गाड़ियों को प्रदूषण के आधार पर कबाड़ में बदलने की नीति पर काम चल रहा है। सरकार ने ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के संगठन सियाम से गाड़ियों के प्रदूषण जांच के कार्यक्रम को भरोसेमंद बनाने में सरकार की मदद करने को कहा है। यानी कि गाड़ी के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ सकती है और निकट भविष्य में गाड़ी रखने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी हो सकती है। महाराष्ट्र में नागपुर हिट एंड रन केस ने राजनीतिक तुल पकड़ लिया है। शिवसेना उद्धव गुट का आरोप है कि पुलिस महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बेटे को बचा रही है। भीड़भाड़ वाले इलाके में एक ऑडी कार पीछे से स्पीड से आई और अपने आगे चल रही 2 कारों और एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और ऑडी सवार लोग भाग खड़े हुए। इस मामले में पुलिस ने ऑडी कार चला रहे अर्जुन और रोनित को गिरफ्तार कर लिया था और दोनों के शराब पिए होने की पुष्टि हुई। लेकिन बाद में पता चला कि इस कार में महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बेटा संकेत भी मौजूद था और वो कार चला रहे अर्जुन के बगल में बैठा था। ये लोग उस वक्त किसी बार से आ रहे थे। उद्धव गुट के नेता संजय राउत आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस बीजेपी अध्यक्ष के बेटे को बचाने में जुटी है। कानून व्यवस्था कितनी उध्वस्त हो गई है, खास करके जहां फडणवीस जहां से आते हैं गृह मंत्री, उस शहर का हाल देखिए। देवेंद्र फडणवीस, आप उस पद पर बैठने के लिए लायक नहीं हो। ड्राइवर है अर्जुन, उसको भी हमने अरेस्ट किए थे, बाद में ऑफेंस बेलेबल होने के कारण उनको बेल दे दिया। संकेत बावनकुले को इंक्वायरी के लिए बुलाया था, उन्होंने एग्री भी किया कि वो गाड़ी में थे। चुनावी मौसम में आरोप लगने के बाद महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले इस मामले में सामने आए। बोले, कार किसी की भी हो, कड़ा एक्शन होना चाहिए। चाहे मेरे बेटे के नाम पे गाड़ी हो या कोई अपराधी हो, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस के नियम से कोई भी जो नियम बैठता है वो नियम से कार्रवाई होनी चाहिए। इस हिट एंड रन केस पर राजनीति इसलिए भी गर्म है क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और भाजपा नेता का बेटा इसमें फंसा है। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अब देखते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें। कांग्रेस देर रात तक जारी कर सकती है हरियाणा में उम्मीदवारों की एक और लिस्ट। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, आज रात तक अधिकतर सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाएगा। कांग्रेस ने अब तक 41 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। हरियाणा की सीएम नायब सिंह सैनी ने लाडवा से नामांकन किया। सीएम ट्रैक्टर पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे। पर्चा भरने से पहले हवन किया। मनोहर लाल खट्टर भी साथ थे। जींद की उचाना सीट से निर्दलीय आजाद पालवा ने अनोखे अंदाज में पर्चा भरा। आजाद पालवा बैलों की जोड़ी पर लगाए हल्की रस्सी पकड़े काफिले के साथ पर्चा भरने पहुंचे थे। हरियाणा में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के गठबंधन का इंतजार है। समाजवादी पार्टी को पहले जुलाना सीट का भरोसा दिया गया था, अब पार्टी को हथिन सीट मिलने का इंतजार है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन खजूरिया हुए बागी। उधमपुर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा। कहा, असली बीजेपी और नकली बीजेपी की लड़ाई है। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना के क्रेडिट पर महायुति में तकरार है। डिप्टी सीएम जन सम्मान यात्रा में कर रहे योजना का प्रचार सीएम शिंदे ने भी शुरू किया। लाडली बहन कुटुंब भेंट अभियान। क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर भी बन सकता है फिल्मों की तरह सेंसर बोर्ड? इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है। ओटीटी पर जो भी कंटेंट प्रसारित हो रहा है उस पर निगरानी और नियंत्रण के लिए सेंसर बोर्ड जैसी कोई व्यवस्था बनाने की मांग की गई है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें कहा गया है कि भारत में फिल्मों का सर्टिफिकेशन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी करता है, लेकिन ओटीटी के कार्यक्रम को देखकर उन्हें प्रदर्शन का सर्टिफिकेट देने की कोई व्यवस्था नहीं है। याचिका दाखिल करने वाले वकील शशांक शेखर झा ने 4 साल पहले 2020 में भी इस मसले पर याचिका दायर की थी, जो कि अब तक लंबित है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म नियमों की कमी का फायदा उठाकर बेरोक टोक
विवादित सामग्री दिखाते रहते हैं। OTT पर हिंसा, अश्लीलता और अभद्र भाषा से भरे शो धड़ल्ले से दिखाए जा रहे हैं। इस मामले को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहले से लंबित है। कोर्ट भी कई बार इस विषय पर टिप्पणी कर चुका है। यूपी के बहराइच में खौफ का पर्याय बन चुके भेड़ियों में से एक और भेड़िया पकड़ा गया है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है क्योंकि लंगड़ा सरदार अभी भी फरार है। आदमखोर भेड़िए को हरबख्शपुरवा गांव में फॉरेस्ट विभाग के बिछाए गए जाल के जरिए पकड़ लिया गया। घटना की वीडियो भी सामने आई है जिसमें फॉरेस्ट विभाग के लोग भेड़िए को लाठी से काबू में करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले 2 मादा और 2 नर भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। वन विभाग ने भेड़ियों को पकड़ने के लिए कई जाल बिछाए थे। ये पहला ऑपरेशन था जिसमें ड्रोन की मदद पकड़ने में नहीं ली गई, क्योंकि ड्रोन देख करके वो भागता था, इसलिए की बार ड्रोन हमने चलवाए नहीं बिना ड्रोन के। अब तक 5 भेड़िए शिकंजे में आ चुके हैं। 6ठे भेड़िए की तलाश जारी है। जब तक लंगड़ा भेड़िया पकड़ा नहीं जाता तब तक खतरा बना रहेगा। हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि कहीं भी कोई भी जंगली जानवर तुम पे बचाव के लिए क्या करना चाहिए। एक रह गया है, उसको भी हम पकड़ने का प्रयास पूरा कर रहे हैं। बहराइच में आदमखोर भेड़िए अब तक 9 बच्चों समेत 10 लोगों की जान ले चुके हैं, जबकि 50 से ज्यादा लोगों को घायल कर चुके हैं। भेड़ियों के आतंक से लोग इतने खौफजदा हैं कि कई और जानवर भी लोगों का शिकार बन रहे हैं। बहराइच में 4 दिन पहले लोगों ने कुत्ते को भेड़िया समझकर लाठी डंडों से पीट कर मार डाला। यूपी में भेड़ियों की दहशत के बीच मध्य प्रदेश में सियारों ने आतंक मचा रखा है। सीहोर में सियार का हमला कैमरे में कैद हुआ है। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें सीहोर जिले की हैं। 2 लोग पंचायत भवन के पास बैठे थे। इसी दौरान सियार ने चुपके से आकर हमला कर दिया। पहले एक शख्स के हाथ पर काटा। शख्स ने किसी तरह सियार को दूर झटका तो जानवर दूसरे शख्स पर झपटने लगा। शख्स ने पत्थर उठाकर भागने की कोशिश की, लेकिन सियार हमला करता रहा। सियार ने हाथ पर काट लिया, जिसके बाद शख्स ने सियार को झटके से दूर पटक दिया। सियार का हमला पंचायत भवन में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है। मध्य प्रदेश में जंगली जानवरों के हमले अचानक बढ़ जाने से लोगों में दहशत है। कुछ दिन पहले खंडवा जिले में भेड़ियों ने 5 लोगों को घायल कर दिया था। मध्य प्रदेश में भेड़िए 3 दिन में 11 लोगों पर हमले कर चुके हैं। वहीं वन विभाग गांव में सतर्क रहने के लिए मुनादी कर रहा है, लेकिन दहशत कम नहीं हो रही है। मेघालय सरकार ने देश की पहली ऑनलाइन लॉटरी लॉन्च की है। फर्स्ट प्राइज 50 करोड़ रुपए का है। 50 करोड़ इनाम वाली लॉटरी का ऐलान दिल्ली में किया गया। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने देश की पहली ऑनलाइन लॉटरी लॉन्च की। हमारे इस नए टेक्नोलॉजी के बेसिस पर और इस नए ऑनलाइन सिस्टम के बेसिस पर हम एक अलग ही एक दुनिया और अलग ही नया इसमें हम लोग चैप्टर लॉटरी में हम लोग उसको खोल पाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक पूरा गेम चेंजर होगा। देश के बाकी राज्यों से अलग मेघालय में लॉटरी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है। शिलोंग तीर लॉटरी गेम मेघालय में खेला जाने वाला एक अनोखा खेल है, जिसमें तीरों की संख्या के आधार पर विजेताओं की घोषणा की जाती है। देश के कई राज्यों में लॉटरी पर प्रतिबंध है, लेकिन 13 राज्यों में कोई रोक नहीं है। इनमें महाराष्ट्र, मिजोरम, केरल, नागालैंड और सिक्किम जैसे राज्य शामिल हैं। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल रात 9:40 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश दुनिया की खबरों के अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए एबीपी न्यूज के साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।